जी अस्सलाम वालेकुम। सीफैप 6 लेक्चर 1 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में एक तो ओरिएंटेशन होगी हमारी, कुछ थोड़ा ओवरव्यू प्लानिंग शेयर करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से हमने सीफैप 6 को लेके चलना है, और दूसरा टॉपिक भी हम आज कोशिश करेंगे कवर हो जाए, वरना जितना कवर हो सका उतना हम आज डिस्कस करेंगे IS से 200। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओरिएंटेशन। कुछ चीज़ें आपके जहन में होंगी, नॉर्मली जो स्टूडेंट्स के जहन में चीज़ें होती हैं वो मैं डिस्कस कर लूँगा। एंड पे अगर आपको कोई क्वेश्चन जहन में रह जाए आपने वो पूछ लेना है। सबसे पहले प्री रेक्विजिट, सीफैप 6 को पढ़ने से पहले क्या कोई चीज़ ज़रूरी है? इसमें दो चीज़ें हैं। एक, कौन कौन सा आपको नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, और दूसरा, क्या कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़रूरी है कि नहीं। पहले थ्योरेटिकली बात करते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज की। सीफैप 6 के लिए सीफैप 1 जो आपका एडवांस अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है, सीफैप 1 वो पढ़ा होना ज़रूरी है। इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर 1, सीफैप 6 की क्लासेस लेनी है। नंबर 2, सीफैप 6 का पेपर देना है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर आप सीफैप 6 की क्लासेस ले रहे हैं तो या तो आपने सीफैप 1 ऑलरेडी पढ़ा हो या साथ साथ पढ़ रहे हो, दोनों चलेंगे। यानी पहले से पढ़ा हो फिर भी ठीक है, और अगर पहले से नहीं पढ़ा हुआ साथ लेके चल रहे हैं वो भी ठीक है। लेकिन अगर सीफैप 6 का पेपर देने जाना है ना जब आपने, उस वक्त सीफैप 1 पढ़ा होना लाजमी है। उसके बगैर सीफैप 1 पढ़े बगैर सीफैप 1 उसके बगैर सीफैप 6 का पेपर अटैम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पेपर सीफैप 6 में वो कुछ अकाउंटिंग के कंसेप्ट भी टेस्ट करता है। ये कैफ 8 में भी होता था, आपको याद होगा। वो डिफरेंट केस स्टडी हम करते हैं ना, उसमें कोई ना कोई अकाउंटिंग का सब्सिक्वेंट इवेंट का, कभी किसी प्रोविजन की कैलकुलेशन पूछा है, कभी डेवलपमेंट कॉस्ट वगैरह, इनटेंजिबल। लेकिन वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट होते थे, जैसे जितना को स्कोप है कैफेट का। सीफैप 6 में चूँकि एडवांस कंसेप्ट है, इसमें आपके अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स भी, ऑडिट के कंसेप्ट भी एडवांस लेवल पे टेस्ट करेगा, और ऑडिट के अंदर जो अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स वो मर्ज करता है। कुछ केस स्टडी हर क्वेश्चन में नहीं करेगा, लेकिन कुछ केस स्टडी 2 क्वेश्चन में भी उसने कर दिए तो इसका मतलब हमारा सिग्निफिकेंट पोर्शन बन जाता है। इसीलिए उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए अकाउंटिंग का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो पहली चीज़, ऑडिट पढ़ने के लिए या तो अकाउंट सीफैप 1 पहले पढ़ा हो या साथ साथ पढ़ रहे हो, और लेकिन अगर पेपर देने जाना है तो पढ़ा होना ज़रूरी है। क्लियर? अगर आपने सीफैप 6 को पहले प्लान किया है, सीफैप 1 को अगले सेशन में प्लान किया है, तो मेरा मशवरा है प्लानिंग थोड़ी सी चेंज कर लें। सीफैप 1 को पहले ले आएँ या साइमल्टेनियसली चलाएं और फिर सीफैप 6, वरना वो उस तरीके का नॉलेज डेवलप नहीं हो सकेगा। नो डाउट हम ये इंश्योर करेंगे डिफरेंट टेस्टिंग के ज़रिए से या कुछ रिवीजन नोट्स वगैरह आपको दे के कि जो हमारे अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स टेस्ट होते हैं वो यहाँ पे भी हों, इस सब्जेक्ट में भी आपके साथ। लेकिन वो सिर्फ ब्रीफ डिस्कशन की हद तक होगी। जाहिर है जो मेरे स्कोप में शामिल नहीं है वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा नहीं, बताऊंगा ज़रूर, कुछ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन जाहिर है उसकी काउंटिंग मैं नहीं समझाऊंगा। वो आपको, उसके लिए आपको सीफैप 1 का कोर्स लेना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर? दूसरी चीज़, प्रैक्टिकली क्या आर्ट आर्ट सीफैप 6 पास करने के लिए ऑडिट डिपार्टमेंट में किसी सीए फर्म के ऑडिट डिपार्टमेंट की का एक्सपोजर प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, या कि फ़र्ज़ कीजिए हम एडवाइजरी डिपार्टमेंट में, हम टैक्स डिपार्टमेंट में है, या इवन हम इंडस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल्स, तो फिर भी हम सीफैप 6 पास कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि जिस तरह टैक्स पास करने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग होना लाजमी नहीं है, इसी तरह ऑडिट पास करने के लिए ऑडिट डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग होना लाजमी नहीं है। ठीक है, वो जो भी एग्जामिनेबल कंसेप्ट्स होंगे वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, डिफरेंट एग्जाम्पल्स में ये होगा, डिस्कशन होगी कि ऑडिट में इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है, ये टीम होती है, ये जॉब एलोकेशन होती है, इस तरीके से ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं वगैरह वगैरह। तो जिन स्टूडेंट्स की ऑडिट डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग है उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, उनको अंदाजा हो जाएगा अच्छा ये थ्योरेटिकली हम जो पढ़ रहे हैं ना, प्रैक्टिकली इस क्लाइंट में हमने इस तरीके से काम किया था, वो लिंक हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऑडिट डिपार्टमेंट में ही ट्रेनिंग हो। क्लियर? तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई। नंबर 1, सीफैप 6 का पेपर देने के लिए जब आपने जाना है तो उससे पहले सीफैप 1 पढ़ा होना आपके लिए लाजमी है। कोर्स लेते हुए, क्लासेस लेते हुए, चाहे साइमल्टेनियसली ले चाहे वो आगे पीछे ले लें, उसमें फ़र्क नहीं, लेकिन बेहतर यही है कि साइमल्टेनियसली ले या पहले। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं सीफैप 6
पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद अगली 6 महीने में CFAP 1 की क्लास लेते हैं, फिर उसके बाद 1.5 साल बाद जाके दोनों के पेपर देते हैं, 2 या 3 पेपर। उस अप्रोच को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें फिर ऑडिट आप पहले पढ़ रहे हैं, काउंटिंग बाद में, ये तरतीब बेहतर नहीं है। या तो काउंटिंग पहले, ऑडिट बाद में, या दोनों साइमल्टेनियसली। क्लियर है? ये चीज़ अहम थी, इसलिए आपके साथ शेयर की। फिर इसके बाद क्लास मेथोडोलॉजी क्या होगी? हमारे तकरीबन 50 के करीब लेक्चर्स होंगे। शेड्यूल मैंने आपके साथ शेयर किया, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी, मॉर्निंग 7:15 से लेकर 9 बजे तक, लगभग पौने 2 घंटे का टाइम इफेक्टिवली, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह भी होते हैं, बाज़ औक़ात 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, इफेक्टिवली 1.5 घंटा का एवरेज अपने ज़हन में रखिए, लेकिन पौने 2 घंटे का ऑफिशियल एलोकेटेड टाइम है। इस टाइम में और तकरीबन 50 के करीब लेक्चर्स होंगे, लगभग हमारे 80-90 के दरमियान में लेक्चर्स होंगे, क्लासरूम लेक्चर्स, ठीक है। और सिलेबस की कंप्लीशन डेट अप्रोक्सीमेटली होगी हमारी 31 अक्टूबर की। इसी लिहाज से किसी दिन अगर कोई छुट्टी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आज बारिश ज़्यादा थी, लेकिन बहरहाल आप लोग आ गए तो मैंने क्लास कंडक्ट करवा ली। इन केस अगर आप लोग नहीं आते किसी भी वजह से, या और किसी वजह से क्लास नहीं कंडक्ट हो पाती, तो सेम वीक में अगले दिन होगी, यानी पीर मंगल बुध हमने 3 दिन रखे हुए, फिर जुमेरात को होगी, या जुम्मे को, या हफ्ते को, 3 दिन मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन याद रखिए जो क्लासरूम लेक्चर्स होंगे ये हमारा 50% सिलेबस है। इसके साथ बल्कि इससे ज़्यादा अहम है इसकी प्रैक्टिस करना, जो कुछ आपने सीखा है उसकी प्रैक्टिस करना। हमारे स्टूडेंट्स जो है वो खासतौर पे CFAP का स्टूडेंट है, उसे रिटर्न प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आती है, टाइम ही नहीं मिलता। कैफ लेवल पे तो दिल नहीं करता था, CFAP लेवल पे दिल करता भी है, लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो थोड़ा सा उसके लिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा। हम LMS के ऊपर मैं आपका हर स्टैंडर्ड के साथ प्रैक्टिस सेट ज़रूर रखूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि जिस दिन कोई स्टैंडर्ड पढ़ा है उसी दिन आपने उसको प्रैक्टिस भी करनी है। मेरा ज़ाती तौर पे अपना टाइम लेक्चर की प्रिपरेशन पे इतना नहीं लगता जितना कि क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के ऊपर, उसको LMS के ऊपर अवेलेबल करना, इसके ऊपर मेरा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप लोगों ने भी ये समझ लीजिए, क्लास का लेक्चर आपको सिर्फ तैयार करने के लिए, आपका असल टारगेट है आपने LMS के ऊपर जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा वो आपने अटैम्प्ट करना है उसको। उसके बगैर आपकी वैल्यूएशन नहीं हो सकेगी, और उसके बगैर आपका पास होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर इसके बाद होम असाइनमेंट ठीक है होंगे, डेली ये बात हो गई। स्टडी मटेरियल हमारा क्या होगा? ICAP के जो ऑफिशियल ICAP की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है वो है ISA 2022 एडिशन, विंटर 24 अटैम्प्ट के लिए, ठीक है। ये 2-3 दिन पहले ICAP ने सिलेबस शेयर किया है। कोड ऑफ एथिक्स 2019 एडिशन 2024 अनकरीब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन विंटर 24 अटैम्प्ट के लिए आपका जो कोड ऑफ एथिक्स है वो 2019 है। लेकिन आप जिन स्टूडेंट्स की अटैम्प्ट, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की अटैम्प्ट होगी हमारे प्रोबेबली 25 में, जो स्टूडेंट्स इस वक्त आप में से कितने स्टूडेंट्स की अटैम्प्ट विंटर 24 में है? ये कमिंग अटैम्प्ट है, चलिए ठीक है। तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टूडेंट जिनकी अटैम्प्ट है समर 25 में या विंटर 25 में, प्रोबेबली चांसेस हैं कि तब तक कोड ऑफ एथिक्स 2024 इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है फिर कि जब अटैम्प्ट देने के लिए जाएं तो कोड ऑफ एथिक्स 24 वाला हो। इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, मतलब हर सेक्शन, आपको पता है जब भी कोई स्टैंडर्ड रिवाइज़ होता है उसमें हर चीज़ रिवाइज़ नहीं होती, कुछ चीज़ रिवाइज़ होती है, कुछ नहीं होती। तो मैं कोशिश करूँगा जो स्टूडेंट हमारे अभी क्लासेस ले रहे हैं लेकिन अटैम्प्ट उन्होंने देनी है 25 में जाके या नेक्स्ट सेशन में जाके, तो उस अरसे में अगर कोई भी रिवीजन होती है उसके नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है, ताकि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नेक्स्ट अटैम्प्ट देनी है, दरमियान में कोई रिवीजन आती है तो वो उस रिवीजन को कवर कर ले। उसको नोट्स प्रोवाइड करना वो इंशाल्लाह मैं शेयर कर दिया करूँगा, लेकिन उसके लेक्चर्स प्रोबेबली में भी अवेलेबल ना हो। लेकिन चूंकि रिवीजन होती है, बेसिक कंसेप्ट पहले पढ़ा होता है, तो अगर बेसिक कंसेप्ट पहले पढ़ा हो तो उसमें अंदाज़ा लगाना कि रिवीजन क्या हो या इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो आसान होता है, ठीक है जी। तो ICAP का एक स्टडी सपोर्ट मटेरियल ICAP की बुक भी है, जैसे कैफ लेवल बुक्स होती थी, लेकिन ये ICAP ने खुद बोला हुआ है कि मेरी किताब एक जगह के ऊपर कम और बेश उसका मीनिंग यही है, जो सेंटेंस है उसका मीनिंग यही है कि भैया मेरी किताब में ना रहना, मेरे सिलेबस के ऊपर जाना, क्योंकि जो सिलेबस में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं और जो टेस्टिंग लेवल बताया उसको मैं फॉलो करूँगा,
बुक को फॉलो करना लाजमी नहीं है, ये सिर्फ गाइडेंस के लिए अवेलेबल है। तो बुक रीड करना चाहे रीड कर सकते हैं, ज़रूरत कोई नहीं है वैसे इसकी। लेकिन वैसे अगर कभी रीड करना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई ऐसा टॉपिक होता है जो थोड़ा-सा अजीबो-गरीब सा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ डिस्कशन होती है हमारे सिलेबस में, आईटी से रिलेटेड कभी-कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस तरह के छोटे-मोटे टॉपिक्स जो होंगे जो थोड़े से हटके हैं, इनके लिए हम आई कैप की बुक को यूज़ कर लेंगे। वरना हम अमूमी तौर पे आई कैप की बुक को की बजाय जो सोर्स है आई कैप की बुक का भी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कोड ऑफ एथिक्स, उसको फॉलो करेंगे। कंप्लीशन डेट मैंने आपको बता दी है, ठीक है। 2 चीज़ें, 2 क्वेश्चन जिनके ऊपर मैं ज़्यादा थोड़ा आपको गाइड करना चाहता हूँ, डिटेल डिस्कशन। पहली चीज़, आई कैप का टेस्टिंग सिस्टम। आई कैप का टेस्टिंग सिस्टम आपको अंदाज़ा होगा कि सीफैप लेवल पे चेंज हो रहा है। वो हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई एक पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के ऊपर लेके जा रहा है, और उसका इरादा ये है कि अनकरीब अगले साल 6 महीने के अंदर अंदर सारे का सारा सीफैप और एमएसए, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो जाए। एमएसए के दोनों पेपर गालबन एमएसए 1 और 2 दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। सीफैप लेवल पे 6 में से 4 पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। जो 2 पेपर सीफैप 1 और सीफैप 6 है, ये अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं आई। यानी जो स्टूडेंट विंटर 24 में अटैम्प्ट देने जा रहे हैं ये 5-6 महीने के बाद, ये मैनुअली पेपर अटैम्प्ट करेंगे आप, जैसा कि पहले किया करते थे कैफ लेवल पे। लेकिन इसके बाद जिनकी अटैम्प्ट्स है, मोस्ट प्रोबेबली उनका पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सीबी बेस्ड पेपर होगा। हमारा जो टेस्टिंग सिस्टम होगा, ये गौर से सुन लीजिए, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के मुताबिक होगा। क्योंकि मैं आपसे अगर फॉर एग्जांपल कुछ केस स्टडी पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, तो कम से कम टाइपिंग तो आपको आती है ना, कर सकते हैं ना, फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं। अगर नहीं तो आप सीख लीजिए, ठीक है। अगर आप मैनुअली जो अटैम्प्ट दे रहे हैं वो मैनुअली भी पेपर अटैम्प्ट करके हमारे साथ शेयर करना चाहें, मैनुअली भी कर सकते हैं। यानी जिन स्टूडेंट्स के विंटर 24 में अटैम्प्ट है, उनके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे वो मैनुअली जो भी असाइनमेंट दी जाएगी अटैम्प्ट करें, चाहे वो कंप्यूटर के ऊपर अटैम्प्ट करें टाइपिंग वगैरह के ज़रिए। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की अटैम्प्ट है विंटर 24 के बाद, उनके लिए रिक्वायर्ड यही है कि वो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के मुताबिक ही पेपर अटैम्प्ट करें, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड सीबी बेस्ड में आपको 3 सॉफ्टवेयर के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, मतलब नो हाउ होनी चाहिए। नंबर 1 पीडीएफ, नंबर 2 वर्ड, नंबर 3 एक्सेल स्प्रेडशीट। ये 3 सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में यूज़ होंगे, पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल। अवेयरनेस है ना इनके साथ? अच्छा, दूसरा स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि जो स्टूडेंट अभी क्लासेस ले रहे हैं लेकिन उनकी अटैम्प्ट है साल 1.5 साल के बाद, फ़र्ज़ कीजिए समर 25 में या विंटर 25 में, उनके लिए क्या अरेंजमेंट है, मतलब उनके लिए सजेस्टेड अप्रोच क्या है, क्या करें। देखिए वो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये जो हमारा सेशन है इसको तसल्ली के साथ क्लासेस लें और प्रैक्टिस लाजमी करें। प्रैक्टिस के बगैर चीज़ें दरमियान जहन में भी नहीं बैठेंगी, केस स्टडी भी अटैम्प्ट करने में, आई कैप में जाके क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने में प्रॉब्लम होगी। प्रैक्टिस साथ साथ करें, उसके बाद जाहिर है वो नेक्स्ट अगले 6 महीने में कोई 1 या 2 दूसरे पेपर ऑप्ट कर रहे होंगे। थोड़ी बहुत रिवीजन अगले बैच में भी करते रहें। यानी फ़र्ज़ कीजिए स्टूडेंट है, उसकी अटैम्प्ट है विंटर 25 की, वो अभी ये वाली क्लासेस ले रहे हैं जो कि विंटर 24 से पहले एंड हो जाएगी। तो वो स्टूडेंट्स ये सारी क्लासेस ले, प्रैक्टिस करें। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है 6 मंथ है, यानी समर 25 वाला, इसमें कोई 1 या 2 और सब्जेक्ट्स की क्लासेस ले, उसको तैयार करें। उसके साथ साथ सीफैप 6 जो उसने पढ़ा हुआ है, इसके कंसेप्ट्स को भी रिवाइज करता रहे, ठीक है। और फिर जो लास्ट 6 मंथ्स होंगे जिसमें उसने अटैम्प्ट देनी है, उसमें उसके पास ऑप्शन है, अगर तो ग्रिप है टॉपिक्स के ऊपर, स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, तो फिर सिर्फ प्रैक्टिस ही करें, फिर कोई प्रॉब्लम और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिटन प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहें। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कंसेप्ट्स के ऊपर ग्रिप किसी वजह से इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या वो समझता है कि जी चीज़ें कुछ ज़्यादा रिवाइज हो गई हैं और अब मुझे कोई रिफ़्रेश कर लेना चाहिए इस कोर्स को, तो उसके लिए फिर क्लासेस को या प्रैक्टिस के लिए वो दोबारा ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। उसमें कुछ कॉलेज की तरफ से होता है, कोई शायद 50% पैकेज होता है, कुछ इस तरह की अरेंजमेंट्स हैं। वो चाहे तो रिफ़्रेशर के तौर पे कोर्स को जिस अटेम्प्ट में पेपर देना हो ऑप्ट कर सकते हैं। क्लियर जी? चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है सिलेबस। अच्छा, यहाँ तक आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए, कोई आपके जहन में चीज़ हो, कोई चीज़, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए
सिलेबस है हमारा, देखिए सिलेबस डिटेल में अभी मैं आपको समझाऊंगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगी, सिर्फ मैं ब्रॉड लेवल के ऊपर आपको चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ क्या क्या है। हमारे सिलेबस में 5 ग्रेड है, CFAP 6 का सिलेबस है, ये विंटर 24 का है, 1 2 3 4 5। ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कैफ 8 लेवल पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं उनका ऑडिट करते हैं। ऑडिट इसमें है प्लानिंग एंड अदर्स, ये एरिया है। ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, रिस्क असेसमेंट, ये एरिया है। और फिर ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, यानी ऑडिट रिपोर्ट और उसके ऊपर इम्पैक्ट डिफरेंट सिचुएशन का क्या होगा, ये 3 एरियाज हैं। ये 3 एरियाज के बारे में बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग आप कैफ लेवल पे ले चुके हैं। आपको याद होगा प्लानिंग वगैरह हम क्या करते थे, वो हमारा स्ट्रेटजी डिसाइड करना, ऑडिट प्लानिंग डिसाइड करना, फिर उसका मटीरियलिटी लेवल डिसाइड करना, इस तरह की चीज़ें प्लानिंग मैटर्स कहलाती हैं। पहले ग्रेड में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दूसरे ग्रेड में रिस्क असेसमेंट होगी, आपको याद होगा कैफ लेवल पे क्वेश्चन आता था, रिस्क आइडेंटिफाई कीजिए और रिलेटेड प्रोसीजर बताइए, उसके ऊपर बात होगी। फिर ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, क्वेश्चन आएगा कि ये सिचुएशन है, इनका बताइए हमारी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। ये वाला जो एरिया है, ये 3 ग्रेड है, ये कैफ लेवल के ऊपर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल कर चुके हैं। और ये जो अदर एरिया है, स्पेशलाइज्ड एरिया, अदर इंश्योरेंस एंगेजमेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज, ये कैफ लेवल पे बिल्कुल नहीं आपने अंडरस्टैंड किया हुआ, इसका एक लफ्ज़ भी नहीं आपने पढ़ा हुआ। ये बेसिकली ऐसी इंगेजमेंट्स हैं, थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग शायद आपको याद हो, हम एक कंसेप्ट पढ़ा करते थे, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन एंगेजमेंट, ठीक है, ये बेसिकली उसकी डिटेल डिस्कशन का नाम है, और उससे रिलेटेड कुछ दूसरी एंगेजमेंट्स हैं, वो पढ़ेंगे। फिर एथिक्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स, ये एरिया बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स से रिलेट करता है, ठीक है। अगर आप देखें तो जो ज़्यादातर हिस्सा है आपके सिलेबस का, यानी ये 3 और ये, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी कैफ 8 लेवल पे डेवलप हो चुकी है। लेकिन याद रखिए हर ग्रेड के अंदर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, हर ग्रेड के अंदर डिफरेंट, जब आप नीचे देखेंगे ना उसने आपको डिटेल टॉपिक्स बताए हुए हैं, ये कि ग्रेड ए में ये चीज़ें होंगी, ग्रेड बी में दूसरी चीज़ें होंगी, ये हर जो आगे उसने एग्जाम्पल बताई ना, ये ग्रेड हमारा जो है ग्रेड बी फॉर एग्जाम्पल ए है, इसमें ये 1 है, ठीक है 1, ये जो बता रहा है ये आगे चल के एक स्टैंडर्ड में सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, नीचे चल के उसने स्टैंडर्ड के नाम भी दिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे हर ग्रेड के अंदर मुख्तलिफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं, ठीक। ज़्यादातर आप देखें 30, 60, 75 के करीब, 85, अगर आप एक गलत कंक्लूजन ड्रा करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि शायद आपने 85 मार्क्स का पेपर CFAP 6 का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखिए मैंने आपको बताया ये भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है आपकी कैफ लेवल पे, ये भी और ये भी, सिर्फ ये एरिया आपके लिए बिल्कुल नया होगा। लेकिन याद रखिए इन 4 ग्रेड्स में जिनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैफ लेवल पे डेवलप हो चुकी है, इन 4 ग्रेड में भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने कैफ लेवल पे नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बारे में नहीं पढ़ा हुआ। रफली अगर मुझसे पूछे तो इन 4 ग्रेड में तकरीबन जितने भी कंटेंट्स हैं ना, आगे चल के उसने स्टैंडर्ड बताए हैं, 50% आपने पढ़े हुए, 50% नहीं पढ़े हुए। इसका मतलब हुआ मैं एक रफ सी स्टेटमेंट देने जा रहा हूं कि हमारे CFAP 6 लेवल के ऊपर जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनमें तकरीबन 50% कंसेप्ट्स आपके लिए पुराने होंगे, 50% कंसेप्ट्स आपके लिए नए होंगे। एग्रीड, ये बात समझ आ गई आपको। लेकिन जो 50% कंसेप्ट्स पुराने होंगे ना, याद रखिए उनकी टेस्टिंग भी ICAP डिटेल लेवल पे, एक्सटेंसिव लेवल पे जाके एडवांस लेवल पे करेगा, ठीक है। तो एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन ये होती है कि शायद कैफ 8 के लेवल पे भी CFAP 6 का पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पक्की बात है। हाँ वो यूज जरूर होगा नॉलेज, ठीक है। अब कैफ 8 में मेरा तरीकाकार क्या होगा, कैफ 8 पे अगर कोई कंसेप्ट आपने पढ़ा है जो CFAP 6 में एडवांस लेवल पे उसकी टेस्टिंग हो रही है, तो मैं आपको पहले से, यानी कल मैंने जो टॉपिक पढ़ाना है ना, वो अगर आपने बेसिक लेवल पे कैफ 8 लेवल पे पढ़ा हुआ है, तो मैं कैफ लेवल का जो भी मटेरियल होगा आपको पहले से बता दूंगा, भाई ये किताब है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पढ़ के आना है। वो चूंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ एक सरसरी तौर पर गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपने ऑलरेडी नॉलेज लिया हुआ है ना, अगर आप उसको रिफ्रेश करके आएंगे तो मेरे लिए उसको आगे लेके जाना आसान हो जाएगा, उसको यूज़ करना बेहतर होता है जो आपने प्रीवियस पढ़ा होगा। तो मैं डेली बेसिस के ऊपर आपको उसको मैं कहता हूँ प्री रिक्विजिट कह लें या प्री रीडिंग कह लें, लेक्चर से पहले वो आपने पढ़ के आना है। शायद आपने ग्रुप अगर देखा तो मैंने कल भी शेयर किया था एक चीज़
कि आपने ये चीज़ें पढ़ के आनी है। तो जहन में रखिएगा इन शॉर्ट अभी तक की डिस्कशन जितनी मैंने की आपके सिलेबस के हवाले से, उसकी समरी क्या है। CFAP 6 में 50% के कंसेप्ट कैफ लेवल के होंगे, 50% नए होंगे, लेकिन जो 50% कैफ लेवल के कंसेप्ट हैं उनकी भी टेस्टिंग एडवांस लेवल पे होंगी। और टेस्टिंग के लिए हमने क्या सिस्टम रखा हुआ है, ऑनलाइन LMS के ऊपर आपके वैल्यूएशन, वो लाजमी है। सिर्फ लेक्चर्स लेके नहीं पास होंगे, ये पक्की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बार बार इसलिए ताकि आप उसको अंडररेट ना करें। अगर आप मुझसे पूछें ना तो मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए ज़्यादा अहम, लेक्चर से भी ज़्यादा अहम टेस्टिंग है। प्रैक्टिस, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, नॉलेज को वैल्यूएट करना, ठीक है। तो LMS के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर आपको जो भी चीज़ें दी जाएंगी वैल्यूएशन वगैरह के लिए, वो आपने उनको गो थ्रू करना है। बाकी ज़ाहिर है वक्तन फ़क्तन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये सिलेबस क्लियर हो गया आपको, ठीक है। सिलेबस में जो बात मैंने समरी बताई आप वही ज़हन में रखिए, डिटेल सिलेबस हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे, जो जो चीज़ें होंगी। ये ओवरव्यू है एक हमारे सिलेबस का, वो जो पीछे हमने डिस्कस किया ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट है हमारे सिलेबस में, एश्योरेंस एंगेजमेंट और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, और अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो तरह की, रीजनेबल एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस है। रीजनेबल एश्योरेंस में ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आएंगी, सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपका सिलेबस जो है वो इतने हिस्सों में डिवाइडेड है। हाँ, एक चीज़ जो मैं चाह रहा हूँ आप अपने जहन में बिठा लें अभी, बल्कि नोट कर लें, ये आपने ऊपर स्ट्रक्चर, आपको ये तो समझ नहीं आया होगा कि ये क्या है, ये कुछ अजीबोगरीब से आप देखा होगा, डिफरेंट टाइप्स क्लासिफिकेशन की गई है, ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट है। अभी आपके लिए समझना बिल्कुल ज़रूरी नहीं, नाम ये समझा रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो ये है कि चूंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट है, तो हर एंगेजमेंट के अपने कंसेप्ट होते हैं। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो हमारे कॉमन है, कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हर इंगेजमेंट के अपने स्पेसिफिक है। जैसे एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पास के ट्रांजैक्शन की, क्या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फ्यूचर का बजट की वेरिफिकेशन करना। अब जाहिर है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या ऑडिट कर रहे हो ना आप, वेरिफिकेशन, ये कंसेप्ट कॉमन है, दोनों की वेरिफिकेशन होगी, दोनों पे एश्योरेंस लेवल कोई ना कोई हम ऑब्टेन करेंगे, दोनों में रिपोर्ट देंगे, ये चीज़ें कॉमन है। लेकिन डिफरेंट क्या है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हुआ आपके पास उनका एविडेंस होगा, कोई इनवॉइसेस होंगी। लेकिन अगर फ्यूचर की बजट जो बनाया अगले साल का, उसकी हमसे वेरिफिकेशन करवाता है क्लाइंट, तो उसके लिए हमारे पास इनवॉइसेस नहीं होंगी, उसकी वेरिफिकेशन भी करनी है, लेकिन कैसे करनी है, ये कंसेप्ट डिफरेंट होंगे। होता क्या है, आई कैप ये कहता है डिफरेंट एग्जामिनर कमेंट्स में कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कि भाई इस सेल को कैसे वेरीफाई करोगे, स्टूडेंट कहता है सेल इनवॉइस चेक करूंगा। हालांकि वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट में तो रेलिवेंट प्रोसीजर है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में रेलिवेंट नहीं है। उसी तरह ऑडिट और रिव्यू में फ़र्क होता है, ऑडिट में हम ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, रिव्यू में कम। तो मैं उससे कहता हूं जी भाई ऑडिट में फर्ज कीजिए डिटेल प्रोसीजर हम परफॉर्म नहीं कर पाए, तो क्या होगा, डिटेल प्रोसीजर कोई एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए, जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन, जैसे कंफर्मेशन लेटर नहीं सेंड कर पाए, तो स्टूडेंट कहता है स्कोप लिमिटेशन। ऑडिट में कहे तो ठीक है, रिव्यू में कहे तो वो कहता है हो सकता है स्कोप लिमिटेशन ना हो, क्योंकि रिव्यू में प्रोसीजर हमारे कम होते हैं, रिव्यू में कंसेप्ट डिफरेंट। तो बताना ये चाह रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट हमारे कैफ लेवल पे सिर्फ एक टाइप ऑफ एंगेजमेंट थी, क्या, ऑडिट, किसी हद तक रिव्यू थी, किसी हद तक। सीफैप लेवल पे बहुत सी टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट आएंगी। क्वेश्चंस के केस स्टडी सॉल्व करने से पहले आपने ये जहन में बिठा लेना है, नोट करना है कौन सा टाइप ऑफ एंगेजमेंट है, ताकि ऐसा ना हो एंगेजमेंट कोई और हो और प्रोसीजर आप किसी और एंगेजमेंट का बता रहे हो, एंगेजमेंट स्पेशल हो कोई और आप ऑडिट का प्रोसीजर बता रहे हो। मोस्ट डेडली मिस्टेक इन एग्जामिनेशन, ऑलवेज नोटिस टाइप ऑफ एंगेजमेंट इन क्वेश्चन बिकॉज प्रोसीजर एंड रिपोर्ट ऑफ ईच एंगेजमेंट इज डिफरेंट, यानी फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है रिपोर्ट का भी। ये कंसेप्ट समझ आया। तो हमारे सिलेबस में बहुत से टाइप ऑफ एंगेजमेंट है। आज के बाद कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन सीफैप का सामने आया, सबसे पहले क्या चीज नोट करेंगे मेरे भाई, टाइप ऑफ एंगेजमेंट। किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले क्या चीज नोट करेंगे, टाइप ऑफ एंगेजमेंट, क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत सी टाइप ऑफ एंगेजमेंट है। वो अलग से सेक्शन नहीं बताएगा, मिक्स करेगा क्वेश्चंस को, हमें खुद आइडेंटिफाई करना होगा जी। सेट आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे आपका कैफ लेवल पे भी ऑप्शन हुआ करती थी कि या तो आप ऑफिशियल यूज़ कर लें या नोट्स वगैरह टीचर के यूज़ कर लें। अमूमी स्टूडेंट्स नोट्स यूज़ करते हैं, हाँ कुछ स्टूडेंट्स अगर वो ऑफिशियल सेट की तरफ जाना चाहिए वो भी जा सकते हैं। सीफैप लेवल पे आपका ऑफिशियल सेट, इवन आई कैप की बुक भी नहीं है।
आई कैप की बुक का भी सोर्स डॉक्यूमेंट है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ओरिजिनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ये आपको शॉर्ट फॉर्म में मैं शेयर कर दूंगा, हार्ड फॉर्म में अगर लेना चाहें आपको आई कैप से मिलेंगे, आप ऑर्डर करवाएंगे आपको। हमारा जो पेपर होता है CFAP 6 का वो होता है ओपन एग्जाम, ओपन बुक, ठीक है। आप स्टैंडर्ड साथ लेके जा सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ ये अभी जो करंट एग्जामिनेशन सिस्टम है। जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम होगा ना, उसमें आपको स्टैंडर्ड की सॉफ्ट कॉपी ही प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए मेरी अमूमी सजेशन ये होती है कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो वो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ ले, ये ज़्यादा बेहतर है फ्यूचर ट्रेंड को सामने रखते हुए। लेकिन स्टूडेंट्स अगर कुछ फिजिकल के साथ कंफर्टेबल होते हैं तो आप फिजिकल स्टैंडर्ड भी बाय कर सकते हैं, वो आपको आई कैप से मिलेंगे। सॉफ्ट कॉपी स्टैंडर्ड्स की मैं शेयर करूंगा, चलिए जी। स्टैंडर्ड जब आप बाय करेंगे, आपका बेसिकली जो ऑफिशियल ISB की तरफ से सेट इशू है वो 4 सेट होंगे, 3 सेट होंगे स्टैंडर्ड्स के, एक होगा कोड ऑफ एथिक्स का। ये आई कैप की तरफ से इशू होता है, ये ISB की तरफ से। वॉल्यूम 1 होगा ऑडिट के ऊपर, वॉल्यूम सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर, ठीक है। वॉल्यूम 2 होगा आपका अदर एंगेजमेंट्स, जैसे रिव्यू या अदर एश्योरेंस या अदर नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के ऊपर। वॉल्यूम 3 सप्लीमेंट है, ये कोई इतना क्रिटिकल नहीं है। लेकिन बहरहाल ये टोटल 4 ऑफिशियल सेट होगा जो आपका CFAP 6 में यूज होगा। जी, अब करते हैं हम स्टार्ट अपने सिलेबस को। यहाँ तक रुक के जो अहम चीज़ें थी मेरे ख्याल में मैंने सारी शेयर कर दी हैं आपके साथ। कोई चीज़ पूछना चाहते हो पूछ ले, अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं है जिनमें, नो प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड का अगर कोई पिछला एडिशन है किसी के साथ पास, तो आपने ये देखना है कि उस स्टैंडर्ड की रिवीजन डेट क्या है। जैसे फर्ज कीजिए मैंने आपको बताया ना, जब स्टैंडर्ड डिवाइस होते हैं ना, तो हर स्टैंडर्ड डिवाइस नहीं होता। स्टैंडर्ड 60 स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। अगर आपके पास 2020 का एडिशन है, उसमें हो सकता है 2-3 स्टैंडर्ड ऐसे हों जो ऑब्सोलीट हो गए हैं 2022 की निस्बत, तो बाकी के स्टैंडर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। आपने ये देखना है किसी भी स्टैंडर्ड को जब आप पढ़ने लगे हों, हर स्टैंडर्ड की एक इफेक्टिव डेट होती है। अगर इफेक्टिव डेट किसी स्टैंडर्ड की 2024 के एडिशन में भी वही है जो 2022 के एडिशन में है, इसका मतलब क्या है, वो स्टैंडर्ड रिवाइज नहीं हुआ, आप वो 2022 से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर 2024 वाले एडिशन में कोई ऐसा स्टैंडर्ड है जिसकी रिवीजन डेट है, इफेक्टिव डेट है फ़र्ज़ कीजिए 2025, और जब आपने देखा 2022 वाला एडिशन, उसमें उसकी इफेक्टिव डेट थी 2009, अब इसका क्या मतलब है कि चेंज हो चुका है, ठीक है। तो जिस तरह आपका हर अटेम्प्ट जब IFRS रिवाइज होते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज हो गया, 2-4 रिवाइज होते हैं। और कैसे पता चलता है रिवाइज हो गए हैं, उनकी एप्लीकेशन डेट से, तो आपको एप्लीकेशन डेट से पता चलेगा, ठीक है। अगर एप्लीकेशन डेट सेम है, आप 2022 का 2018 का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड वही है। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा, CFAP 6 में सिलेबस बहुत, CFAP 6 पढ़ाना ना मेरे लिए, मैं ज़ाती अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। इसके लिए चीज़ें जितनी डिटेल में पढ़ना पड़ती है ना, मुझे मेंटली बता रहा हूँ, मेंटली इस लेक्चर को जितना तैयार करना पड़ता है ना, कैफ लेवल में मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मुझे उनको उतनी तैयारी कलेक्टिवली नहीं करनी पड़ती इस लेवल पे, जितनी रिविजन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, सिलेबस बहुत बिखरा हुआ है, और फिर उसके बाद टेस्टिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है जितनी कैफ लेवल पे होती है। और एक बड़ा टारगेट होता है कि टाइम कम है। कैफ लेवल में समझ लीजिए CFAP की निस्बत कैफ लेवल पे जो सिलेबस अगर देखें ना और टेस्टिंग वगैरह, तो ये मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 30-35% है, यानी टॉपिक्स और डिफ़िकल्टी लेवल इसका। CFAP लेवल का टॉपिक्स और डिफ़िकल्टी लेवल, टॉपिक्स की तादाद समझ लीजिए कि डबल है, और टेस्टिंग का लेवल उससे 4 गुना ज़्यादा है। तो उसी लिहाज से उसके लिए थोड़ा ज़ाहिर है काम शाम ज़्यादा करना पड़ता है। इन शॉर्ट जो बताना ये चाह रहा हूँ वो ये कि हमारा कंसेप्ट्स जो मैंने आपको डिलीवर करने हैं वो कैफ लेवल की निस्बत ज़्यादा है और मेरे पास टाइम कम है। 50 के करीब लेक्चर है, मिल मिला के कोई आवर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे कोई 85-90 के करीब आवर्स बनेंगे क्लासरूम रिकॉर्डिंग के। इनमें सारा कंसेप्ट तो क्विकली मूव किया करेगा, हमारा हर लेक्चर क्विकली मूव करेगा। इसमें कैफ लेवल की तरह आपने मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करना
कि एक चीज़ को बार बार डिस्कस किया जा रहा होगा, उसको कभी एक क्वेश्चन से, कभी दूसरे क्वेश्चन से, कभी तीसरे क्वेश्चन से, ये नहीं होने वाला। ठीक है, स्टैंडर्ड आपने कोशिश करनी है लेक्चर अटेंटिवली सुने और खुद से भी रीडिंग करें, खुद से भी रीडिंग करें, कोशिश करनी है। अब आपने जैसे होता है ना, अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है, तो मैं आपको समझा दिया करूँ ना, वो समझे कि काफ़ी है। उसके बाद कोई 2-3 क्वेश्चन हम क्लास में हर स्टैंडर्ड के प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कैफ लेवल की तरह वो जो हर टॉपिक के 10-10, 15-15, 20-20 बार के बाद केस स्टडी भी सॉल्व करते थे, सीफैप लेवल पे इतना टाइम नहीं होगा। कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर इंशाल्लाह मैं टाइम उतना लगाऊंगा, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट्स भी ज़्यादा हैं तो वो क्विकली मूव करेंगे। आपने डेली पढ़ना है और प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है। क्लियर? इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं आपको जब हर लेक्चर से पहले रिफ्रेश करने के लिए आपके कंसेप्ट्स प्री रीडिंग असाइनमेंट दिया करूँगा, वो लाजमी पढ़ के आना है, उससे मुझे फ़ायदा हो जाएगा कंसेप्ट्स को आगे लेके चलने में। और आपने भी ज़हनी तौर पे तैयार रहना है कि क्लास में जो हमारे कंसेप्ट्स हैं वो फास्ट वे में मूव करेंगे। कैफ लेवल की स्पीड नहीं होगी, उससे डबल स्पीड होगी, क्योंकि ज़ाहिर है कैफ में सीफैप लेवल फ़र्क तो होता है और स्टूडेंट की मैच्योरिटी लेवल में भी फ़र्क होता है। हैंडल आप कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप सीफैप 1 के कंसेप्ट से हैंडल कर सकते हैं ना, तो वो तो उससे कहीं तादाद में भी मेरा ख्याल है ज़्यादा है और उनकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस जितनी सीफैप 1 की होती है सीफैप 6 में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बहरहाल कैफ लेवल की निस्बत ये अपग्रेडेड वर्जन है, तो उसमें आपने ज़हनी तौर पर तैयार रहना है। पहला स्टैंडर्ड जो आज हम कवर करने जा रहे हैं, अमूमी तौर पे आपको पता है ओरिएंटेशन क्लास में हम टीचर्स की आदत है ये कि कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करते, लेकिन मैं ओरिएंटेशन क्लास में ही क्विकली चीज़ें आपको काम की चीज़ें बताने के बाद टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। यही एग्जांपल है इस चीज़ की कि हम क्विकली मूव करेंगे, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना हमने। स्टैंडर्ड है पहला स्टैंडर्ड जो हम कवर करने जा रहे हैं ISA 200। कैफ लेवल की तैयारी में और सीफैप लेवल की तैयारी में बड़ा फ़र्क ये है, कैफ लेवल में आप स्टैंडर्ड नहीं पढ़ते थे, सीफैप लेवल पे स्टैंडर्ड पढ़ना रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने स्टैंडर्ड पढ़े हैं, मैं आपके साथ उनकी समरी शेयर कर दूंगा, नोट्स शेयर कर दूंगा। अगर आप सिर्फ नोट्स को ही पढ़ लेते हैं और इसके साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं जो LMS के ऊपर अवेलेबल है, ये दो चीज़ें, आपको इंशाल्लाह स्टैंडर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, मैं शेयर आपके साथ करूंगा, ताकि जो स्टूडेंट स्टैंडर्ड को पढ़ना चाहते हैं, खासतौर पे ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी अटेम्प्ट साल 1.5 साल बाद होती है ना, वो कहते हैं सर हमारे पास टाइम है, हम पढ़ना चाहते हैं, हमें बताइए क्या करें। तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन आपने पहले नोट्स पढ़ने हैं, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड पे जाना है, क्योंकि स्टैंडर्ड तरतीब मतलब वो अपने तरीक़ेकार से हैं। ठीक है, उनको आप कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए स्टैंडर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, ये देखने के लिए कि क्या हमारी तैयारी पूरी हो गई है, कोई कंसेप्ट रह तो नहीं गया, स्टैंडर्ड पढ़ सकते हैं। तो पहले आपने नोट्स पढ़ने हैं, हर स्टैंडर्ड के नोट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद LMS के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद अगर स्टैंडर्ड पे जाना चाहें, टाइम है तो जा सकते हैं। क्लियर? अच्छा, स्टैंडर्ड चूंकि अब पहली दफ़ा आप पढ़ रहे हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शायद आपने पहले पढ़े होंगे, तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर करता हूँ। हर स्टैंडर्ड का एक नंबर होगा, जैसे होता है ना IS1, IS2, सॉरी IFRS 1, IFRS 2, IS 7, IS 12, उसी तरह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का भी नंबर होता है, लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के नंबर होते हैं हंड्रेड्स में। इसमें IS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 1, 2, 10, 8 ऐसे नहीं होगा, बल्कि 200, 300, 400 होगा। ये जो पहला डिजिट होता है ना हंड्रेड्स की सीरीज में, 2 या 3 या 4, ये फेज ऑफ ऑडिट को शो कर रहा होता है। जैसे रिपोर्टिंग के जितने भी स्टैंडर्ड है उनको सीरीज लॉट की गई है 700 की, रिस्क असेसमेंट के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको सीरीज लॉट की गई है 300 की। ठीक है जी, और एविडेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको सीरीज लॉट की गई है 500, 600, और बेसिक कंसेप्ट्स वगैरह जो हैं उनको सीरीज 200 की। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रफ आपको इनकी क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड पहला स्टैंडर्ड जो हम कवर करने जा रहे हैं जिसमें ऑडिट के बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये कौन सा स्टैंडर्ड है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200, इसको हम बोलते हैं ISA 200। हर ISA का एक टाइटल होगा, इसका टाइटल क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये उसका टाइटल है। फिर इसके बाद ये टाइटल आपको याद करना चाहिए, लेकिन कंप्लीट टाइटल याद करने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ कोई एक या दो कीवर्ड्स भी आप याद कर लें जिससे आपको पता चल जाए कि ये स्टैंडर्ड किस चीज़ का है, वो काफ़ी है। जैसे इसका पूरा नाम तो कुछ हो रहा है, लेकिन मैं हाईलाइट क्या किया हुआ है, सिर्फ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। आज सिर्फ इतना भी याद कर लें तो काफ़ी होगा, आपको स्टैंडर्ड पे पहुंचने में आसानी होगी। इफेक्टिव फॉर ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पीरियड बिगिनिंग और आफ्टर दिसंबर 15, 2000। हर स्टैंडर्ड की एक इफेक्टिव डेट होगी, एप्लीकेशन डेट होगी। इस स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन डेट क्या है, 2009, ठीक है। और ये बेसिकली जो 2009 के स्टैंडर्ड्स थे तब से यही चले आ रहा है। अगर आज भी आप 2022 का स्टैंडर्ड लेते हैं, उसमें ISA 200 देखते हैं, उसकी इफेक्टिव डेट 2009 है। इसका मतलब क्या है कि 2009 में ये स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ था, उसके बाद या आया था, लॉन्च हुआ था या रिवाइज हुआ, उसके बाद से आज तक ये स्टैंडर्ड रिवाइज नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपके पास पिछले स्टैंडर्ड मौजूद है, आपने नए किसी दोस्त से देखा 2024 का एडिशन से, आपने कहा यार मुझे दिखाना जरा, उसमें 200 देखा, सेम है पीरियड, इसका मतलब है स्टैंडर्ड भी सेम है। इसके बाद कंटेंट्स होंगे। कंटेंट्स को दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं रिक्वायरमेंट्स। पहले तो हर स्टैंडर्ड के स्टार्ट में पहले तो इंट्रोडक्टरी मैटर आएगा। इंट्रोडक्टरी मैटर में कुछ ओवरव्यू या थीम, जैसे होता है ना मूवी का ट्रेलर, तो इंट्रोडक्शन में वो ट्रेलर बताएगा आपको कि इस स्टैंडर्ड में क्या क्या डिस्कस हुआ है, ये ट्रेलर होगा। ये तकरीबन हर स्टैंडर्ड में आपको मिलेगा। ये इफेक्टिव डेट इंट्रोडक्शन के नाम से, पहला पार्ट क्या हुआ करेगा हर स्टैंडर्ड का, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसको भी आप अगर रीड करना, इसमें बाजुकात ना कुछ समरी है ना, कुछ काम की चीज होती है। असल रिक्वायरमेंट्स जो यहाँ असल स्टैंडर्ड जो स्टार्ट होता है वो होता है रिक्वायरमेंट से। पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर और कुछ डेफिनेशन, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन से लेके डेफिनेशन तक आपको वो स्टैंडर्ड बता रहा है कि क्या है और इसमें अहम कंसेप्ट्स क्या डिस्कस हुए हैं, उनकी डेफिनेशन बता रहा है, उस कंसेप्ट को डिस्कस नहीं कर रहा। रिक्वायरमेंट्स कहाँ से शुरू होती हैं, ये रिक्वायरमेंट्स, क्लियर। तीन हिस्से हमारे हो गए, इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह इसलिए कह रहे हो कि इंट्रोडक्शन के साथ ओवरऑल ऑब्जेक्ट, मतलब उसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करता है स्टैंडर्ड की और डेफिनेशन देता है। इंट्रोडक्शन वगैरह। दूसरे नंबर पे रिक्वायरमेंट्स, तीसरे नंबर पे एप्लीकेशन एंड एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ, ये रिक्वायरमेंट, और तीसरे नंबर पे है एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ। आप एक इंटरेस्टिंग चीज नोट कीजिए, सबसे अहम क्या है वाला, रिक्वायरमेंट्स, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन टच करता है। इंटरेस्टिंग चीज आप नोट कीजिए, रिक्वायरमेंट के अंदर जो हेडिंग है ना, एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेशन मटेरियल के नीचे भी वही हेडिंग आ रही है। जैसे एथिकल रिक्वायरमेंट्स, नीचे एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, नीचे भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, सेम हेडिंग। प्रोफेशनल जजमेंट, सेम अल्फा, एक लफ्ज आगे पीछे नहीं होगा। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिट रिस्क, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड रिस्क, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ISA, नीचे भी कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ISA। ऐसा क्यों है, इसलिए कि ऊपर जो कंसेप्ट को उसने आपको ब्रीफली डिस्कस किया है, नीचे वाले एरिया में, एप्लीकेशन वाले एरिया में उसने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। पहले क्या हुआ करता था, पहले इन दोनों को, पुराने स्टैंडर्ड होते थे उन दोनों को इकट्ठा किया करता था 2009 से पहले। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में पैराग्राफ नंबर 15, उसके बाद नीचे जो इसकी एक्सप्लेनेशन होती थी ना, उसको भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ ही जोड़ देता था, समझ रहे हैं। जैसे अकाउंटिंग में अभी भी ऐसे होता है, मेरा ख्याल है कि पहले एक पैराग्राफ बोल्ड में देता है आपको, फिर उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो उसी पैराग्राफ के नीचे होती है, लेकिन वो बोल्ड फॉर्म में नहीं होती, वो रेगुलर स्टाइल में होती है। ऐसा ही होता है भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है। अच्छा, रीड नहीं किया, लेकिन अगर आप देखें उसमें तकरीबन इसी तरह होता है। लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में क्या होता है, रिक्वायरमेंट सारी की सारी उसने अलग कर दी और एक्सप्लेनेशन सारी की सारी अलग कर दी। लेकिन आपने क्या करना है, आपने तरतीब क्या रखनी है, तरतीब ये नहीं होगी। अब ये पैराग्राफ, इसको जो आगे लिखा हुआ है ना नंबर, ये पेज नंबर नहीं है, ये पैराग्राफ है। तरतीब पढ़ने की आपकी क्या होगी, जब आपने पढ़ना है, आपने पहले प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का कंसेप्ट अगर पढ़ना है ना, तो पैराग्राफ नंबर 15 पढ़ना है, फिर इसके बाद पैराग्राफ नंबर 16 नहीं पढ़ना, इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है। इसकी एप्लीकेशन कहाँ, ये पैराग्राफ नंबर 820 से लेके 824 तक, समझ रहे हैं। ऊपर डेफिनेशन है, नीचे भी डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है, ऊपर जो उसने कंसेप्ट डिस्कस किया है उसकी एक्सप्लेनेशन अलग से भी मौजूद है,
तो आपने जो रिलेटेड एक्सप्लेनेशन होगी वो उसके साथ साथ ही पढ़नी है। एग्री? मैं जब नोट्स बनाया तो मैंने उनको इकट्ठा ही कर दिया, यानी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ अगर नीचे कोई अच्छी एग्जांपल थी, इसकी काम की कंसेप्ट थी, तो मैंने मर्ज करके इकट्ठा कर दिया, आगे रेफरेंस दे दिया है कि ये चीज़ें होंगी इसमें। भाई ये समझ आ गई? अच्छा, ये पैराग्राफ आप नोट कीजिए, इनके साथ कोई ए बी सी नहीं लिखा हुआ, इनके साथ ए लिखा हुआ है, सिर्फ ए लिखा होगा, इसके अलावा कोई अल्फाबेट नहीं लिखा होगा। कोड ऑफ एथिक्स में कोई आर भी अल्फाबेट आता है, लेकिन स्टैंडर्ड में सिर्फ ए होगा। ए का मतलब क्या होता है भला? एप्लीकेशन, कि ये एप्लीकेशन पैराग्राफ है। ये देखिए, जब आप आगे चलेंगे ना, ये शुरू में तो इंट्रोडक्शन चलेगा, ठीक, डेफिनेशंस आ गई, इंट्रोडक्शन वगैरह बोला था ना, ये डेफिनेशंस हैं और ये रिक्वायरमेंट्स हैं, यहां से रिक्वायरमेंट शुरू हो रही। अब ये पैराग्राफ 14 है, वो आगे आपको बता रहा है। पैराग्राफ 14 2 लाइनों में खत्म कर दिया, लेकिन अब आपने इसके बाद क्या करना है? पैराग्राफ 15 के ऊपर जाना है क्या? नहीं, उसने रेफरेंस दिया हुआ है पैराग्राफ A16 से लेके A19। क्या कहना चाह रहा है कि इस कंसेप्ट को मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए पैराग्राफ नंबर A16 और A19 भी पढ़िए, वो लाजमी है, लाजमी हिस्सा है, ठीक है। एक जगह पे स्टैंडर्ड कहता है अगर आप मुझे पूरे तरीके से समझना चाहते हैं ना, तो मेरे एप्लीकेशन पैराग्राफ को भी उसी तरीके से पढ़िए जैसे रिक्वायरमेंट्स को पढ़ रहे हैं, अगर पूरे तरीके से समझना चाहते हैं, वरना स्टैंडर्ड की पूरी समझ नहीं आएगी। और एग्जाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एप्लीकेशन पैराग्राफ के ऊपर बेस कर रहे हैं। अब A16 मैंने ढूंढना है, क्या करूं मैं आगे चलता जाऊंगा, यहां से इसका ये एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेशन मटेरियल शुरू हो गए। ये 3 स्टैटिक मार्क किए इसने, इसका मतलब है स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट खत्म, स्टैंडर्ड नहीं खत्म, रिक्वायरमेंट खत्म। उसके बाद आगे क्या शुरू हो रहा है? एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ। वो देखिए, वो नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे A1 पैराग्राफ, A2, A3, A4 आगे चल रहे हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 चल रहे हैं, देख रहे हैं। ये A20, इसके ऊपर आके आप पढ़ना शुरू कर दें इसको। आप कुछ समझ आ रही है इसके स्ट्रक्चर की? ओके। अच्छा, उसने क्रॉस रेफरेंसिंग दी हुई है, यानी रिक्वायर्ड पैराग्राफ जो है, उसके बाद अगर कोई एप्लीकेशन है, उसने रिक्वायर्ड पैराग्राफ में एप्लीकेशन का रेफरेंस दिया है, और फिर एप्लीकेशन पैराग्राफ में अगर आप नोट करें ना, तो वो जिस पैराग्राफ की एप्लीकेशन है उसका रेलिवेंट रिक्वायर्ड पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ 15। ये है जी स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड का। कुछ समझ आया? इन शॉर्ट, इसका जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है आपको फर्स्ट पेज पे मिलेगा। फर्स्ट पेज पे 3 तरह के आपको पैराग्राफ मिलेंगे, इंट्रोडक्शन वगैरह, रिक्वायरमेंट्स और एप्लीकेशन, ठीक है। हम अपने नोट्स में इनको इकट्ठा करेंगे, लेकिन मैं रेफरेंस पैराग्राफ का आपको साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। स्टैंडर्ड में लेकिन अलग अलग है, जब आपने रीडिंग करनी है इनको अलग अलग करने हैं। क्लियर? अच्छा, अगली चीज, मैं कोशिश करूंगा कि ये ऐसा हो, लेकिन लाजमी नहीं कि हमेशा ही ऐसा हो। वो क्या कि आपको स्टैंडर्ड का रीड करके, मैं रीड करके इसमें जो अहम चीजें हैं वो अंडरलाइन, वो हाईलाइट कर दो, ठीक है। इससे एक तो फायदा ये होगा कि आप रीड करते हो, आपको पता चल जाएगा यार ये चीज अहम है, इसको तो मैंने अच्छे तरीके से समझना है। जो हाईलाइट नहीं हुई वो पढ़ लेता हूँ, समझ आ गई, अच्छी बात है, ना समझ आई मैंने इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, वो अहम नहीं है। वरना आप खुद से पढ़ेंगे ना, जब आपको लगेगा एक एक लफ्ज, एक एक लाइन अहम है। आपको पता है कोई भी मटेरियल ना, कोई भी कंटेंट हो, उसकी एक एक लाइन, एक एक लफ्ज अहम नहीं होता। तो जो मैं रीडिंग करके आपके साथ, उसे मैं कहता हूँ हाईलाइटेड ISAs, वो मैं शेयर कर दूंगा आपके ऊपर। छोड़ा फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा इसको करना भी, और बाजू का जजमेंटल डिफरेंस होता है ना, जाहिर है किसी भी टीचर का जितना एक्सपीरियंस एक्सपोजर होता है स्टूडेंट का नहीं होता। तो हो सकता है किसी रेलिवेंट चीज़ को आप हाईलाइट कर दें या रेलिवेंट चीज़ को स्किप कर दें। तो इसीलिए मैं आपको हाईलाइट करके दूंगा, लेकिन मैं कमिट नहीं करता कि हर स्टैंडर्ड में दूंगा। कोशिश करूंगा हर स्टैंडर्ड में दूँ, लेकिन कुछ में भी मैं दे पाऊँ, कुछ में टाइम के प्रेशर की वजह से मैं नहीं दे पाऊंगा। तो फिर वो बाद में स्टैंडर्ड हो सकता है, स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद जब मुझे फ्री टाइम मिले मैं उस वक्त आपके साथ शेयर करूँ, स्टैंडर्ड पढ़ाते हुए शेयर ना करूँ। तो ये और इसी तरीके से हाईलाइट होंगे। हाईलाइटिंग किस तरीके से होगी? मैं PDF आपके साथ शेयर करूंगा, आपके पास भी चूंकि हार्ड फॉर्म या सॉफ्ट फॉर्म में यही होगा, आप इसमें हाईलाइटिंग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये हाईलाइटिंग नजर आ रहा है ना, ये हाईलाइटिंग वगैरह। इसमें बाज़ कोई कमेंट वगैरह भी अगर करना हो तो मैं साथ में वो भी ऐड कर दिया करता हूँ। जब आप इन डेफिनेशन को पढ़ रहे होंगे तो ये चीज़ें आपके लिए हाईलाइटेड वालों को आपने ज़रूर देखना है।
हाईलाइटेड किया हो ना तो रिवीजन करते हुए भी आसानी होती है, आप पढ़ते जाते हैं, वो सिर्फ उन्हीं अल्फाज को आपको आगे पीछे पता चल जाता है इसमें क्या डिस्कस हुआ था। क्लियर जी? तो ये है जी स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे इस स्टैंडर्ड्स के कंसेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, यानी ये स्टैंडर्ड है ना, इसके नोट्स मैंने ये बनाए हैं, ठीक है? ये सिर्फ नोट्स होंगे, इनमें क्वेश्चंस नहीं होंगे। अब कैफ लेवल पे आपको पता है क्वेश्चन भी हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन सीफैप लेवल पे साथ साथ क्वेश्चंस नहीं होंगे। कहीं पे मेरा दिल किया तो मैं ऐड कर दूं, वरना अमूमी तौर पे नहीं होंगे, ठीक है? और हमारी तरतीब, ये स्पीड जो है, तरीकाकार ये होगा, एक लेक्चर में एक स्टैंडर्ड हुआ करेगा, अनलेस के कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन आई, उसमें स्टैंडर्ड बहुत बड़ा हुआ, तो उसमें हो सकता है 2 लेक्चर्स में एक स्टैंडर्ड कवर हो। बाज़ औक़ात ऐसा होगा छोटे स्टैंडर्ड है, एक लेक्चर में 2 स्टैंडर्ड भी कवर हो रहे होंगे लगभग, लेकिन जो हमारी तरतीब होगी वो एक लेक्चर में एक स्टैंडर्ड पूरा होगा। तो ये हमारा ISA 200 है। अगली, अच्छा एक और चीज़ मैं आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के हवाले से बता दूं, ये PDF जब आप ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है ना, यानी फिजिकल एग्जाम आपका, जिसमें आप बुक ओपन करके लिख सकते हैं या मैनुअली लिखते हैं, उसमें आप हाईलाइटेड स्टैंडर्ड साथ लेके जा सकते हैं। इनके ऊपर कुछ लिखना नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। आपने जिन स्टूडेंट्स ने विंटर 24 अटेम्प्ट में स्टैंडर्ड अटेम्प्ट देनी है और स्टैंडर्ड को साथ लेके जाना है ना, आपने स्टैंडर्ड बाय करने हैं, लिखना कुछ नहीं है उसके ऊपर, एक्सप्लेनेशन वो अलाउड नहीं है। अंडरलाइन करना अलाउड है, हाईलाइट करना अलाउड है, बस। या वो जो स्टिकी नोट्स पर आप बाज़-औक़ात लगा लेते हैं, उसके साथ चिपका लेते हैं वो, लेकिन उसके नोट्स के ऊपर भी कुछ नहीं लिखना। ये 2-3 चीज़ें अलाउड हैं। एक्सप्लेनेशन कोई लफ्ज़ लिखना अलाउड नहीं है, वरना अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपको जब अटेम्प्ट देने के लिए जाएंगे नए स्टैंडर्ड बाय करने पड़ेंगे, ये चीज़। और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अटेम्प्ट होगी जिनकी समर 25 से ऑनवर्ड, वो अगर PDF फॉर्म में स्टैंडर्ड उनके पास मौजूद है, उनको हाईलाइट करते हैं, लिखते हैं, तो लिख सकते हैं, लेकिन वो साथ नहीं लेके जा सकते। ICAP कहता है जो CB बेस में जो भी आपको स्टैंडर्ड चाहिए होंगे ना, वो मैं खुद आपको दूंगा, वो आपने साथ लेके नहीं आने। तो CB बेस में हाईलाइटिंग भी आपके साथ नहीं जाएगी, फिजिकल एग्जाम में हाईलाइटिंग आपके साथ जाएगी, लेकिन उसके ऊपर कुछ लिखना नहीं है। अब चूंकि हाईलाइटिंग भी साथ नहीं जाएगी, तो मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड पढ़ने की यूटिलिटी कम हो गई है, क्योंकि एक फ़ायदा ये होता था स्टैंडर्ड से पढ़ने का कि साथ लेके जाने हैं ना, तो हाईलाइट कर लेते हैं, उधर जाके कुछ मतलब याद आ जाएगा, लेकिन अब वो भी कम हो गई। लेकिन बहरहाल, तो ये हैं जी हमारे स्टैंडर्ड। अच्छा, अब इसके बाद आएगा नोट्स। हाँ, अहम चीज़, स्टैंडर्ड की लैंग्वेज यूज़ करना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। अव्वल तो वो कंसेप्ट ऐसा पूछेगा ही नहीं जो स्टैंडर्ड में हो डायरेक्टली, मतलब रीफ्रेज कर लेता हूं अपने अल्फाज को, वो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ही नहीं जो एज इट इज स्टैंडर्ड से रिप्रोड्यूस करना हो। कंसेप्ट सारे वही होंगे, लेकिन वो केस स्टडी स्टाइल में पूछेगा। कैफ लेवल पे रिप्रोडक्शन होती थी कोई 30, 35, 40% के लगभग की, बाकी की केस स्टडीज होती थी। सीफैप लेवल पे 100% केस स्टडी बेस्ड पेपर होगा। और केस स्टडी बेस्ड में आपको पता है, पहली चीज एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन तो करनी नहीं होती। दूसरी चीज सुन लीजिए, वो केस स्टडी पूछेगा तो एक केस स्टडी के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स टेस्ट करेगा, इसके लिए भी तैयार रहिए। कैफ लेवल पे ऐसा नहीं होता था, अमूमी तौर पे वो अमूमी तौर पे एक केस स्टडी में एक टॉपिक को ही टच करता था, ऐसा ही है। शायद ही कोई इक्का दुक्का कोई एक्सेप्शनल केस में ऐसी केस स्टडी कोई हो जिसमें उसने 2 टॉपिक्स को टेस्ट किया नहीं कर, लेकिन सीफैप लेवल पे करेगा। तो आपने जहनी तौर पे तैयार रहना इस चीज़ के लिए भी कि एक कुछ केस स्टडीज़ के अंदर वो मल्टीपल टॉपिक्स को टेस्ट कर सकता है, सब में नहीं करेगा, कुछ में कर सकता है, ठीक है। तो केस स्टडी बेस्ड पेपर इस वजह से एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन नहीं करनी, कंसेप्ट लेके जाना है आपने, कंसेप्ट ज़्यादा अहम है। और कंसेप्ट आपके अपने अल्फाज में होंगे, कंसेप्ट उन अल्फाज में नहीं होंगे जो स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, वो बात हो सकता है जब पहले कुछ उसने टेस्ट करते थे ऐसे, उसने पास पेपर में देखेंगे
तो 2014-15 जब नया नया ओपन बुक एग्जामिनेशन आया था ना, शुरू के 1-2 अटेम्प्ट्स में, 2-4 अटेम्प्ट्स में, वो इस तरह का क्वेश्चन कभी कभार आ जाया करता था कि जिसकी डिस्कशन होती थी पैराग्राफ में, लेकिन उसमें भी वो दाव खेल जाता था। पैराग्राफ है 20 लाइन्स का, उसमें से उसने कहा उस कंसेप्ट को जो डिस्कस उसने कहा एक्सप्लेन करो 3 नंबर के साथ। अब जो स्टूडेंट ने ओपन बुक टिपिकल स्टाइल के ऊपर चला, उसने क्या किया भला, ओपन बुक खोले, उसने सारा पैराग्राफ छाप दिया, नंबर उसको 3 पूरे मिल गए। नुकसान क्या हुआ, टाइम का। लेकिन जिन स्टूडेंट ने कंसेप्ट याद किया, बनाया हुआ था, कंसेप्ट तो आपको पता है बनता है उस चीज का जो सबसे अहम हो, ठीक है, जिन स्टूडेंट ने कंसेप्ट बनाया था उन्होंने कंसेप्ट को शॉर्ट किया, टू द पॉइंट लिख दिया, मार्क्स इनको भी मिल गए, इनका टाइम बच गया। तो याद रखें, अव्वल तो कोई डायरेक्ट कंसेप्ट पूछेगा ही नहीं, अगर कोई पूछेगा भी तो आपने कंसेप्ट की बेस पे उसको एक्सप्लेन करना है, स्टैंडर्ड की डायरेक्ट रिप्रोडक्शन की तरफ नहीं जाना। रीडिंग करने को मैं कह रहा हूँ, रीडिंग जरूर करें, लेकिन रीडिंग इस पर्पस के लिए देख लें कि कंसेप्ट हमारा ठीक है कि नहीं, कंसेप्ट सारे कवर हो गए कि नहीं हो गए। एग्जाम में जाके ये सोच डेवलप ना हो आपकी स्टैंडर्ड पढ़ते हुए, कि एग्जाम में जाके स्टैंडर्ड खोल के इसमें से कॉपी पेस्ट करना है, ये सोच गलत है। हाँ जी, हाँ, अभी और बल्कि पीडीएफ में तो वो आपको कॉपी करने की इजाजत भी नहीं देता। जो सीबी बेस्ड पेपर होगा ना, इसमें जो पीडीएफ होगा क्वेश्चन पेपर आपका, उसमें आप कंट्रोल सी नहीं कर सकेंगे, कॉपी कर ही नहीं सकेंगे। अगर करना भी है तो सारा पैराग्राफ टाइप करना पड़ेगा टाइपिस्ट बन के। उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं, जो उसकी वीडियो गाइडेंस है जो सीफैप लेवल के लिए, एमएससी का मैं कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन सीफैप लेवल के जो आईकैप की वीडियो गाइडेंस है उसमें क्लियरली उसने ये बताया हुआ है। अच्छा, डायरेक्ट नहीं होता, कोई तरीका कार है? अच्छा, वर्ड में मैंने वैसे टेस्ट किया था एक दफ़ा, हुआ नहीं था मेरे से। उसके लिए सॉफ्टवेयर डिफरेंट है क्या? मेरा हाल है सॉफ्टवेयर तो सेम होगा, करके देखिएगा। आईकैप का है वो ट्यूटोरियल, वो उसने टेस्टिंग के लिए, स्टूडेंट की टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है, वो डाउनलोड करके देखिएगा, मुझे बताइएगा अगर हो गया तो। जी जी, अगर आपका ये कंसेप्ट है कि वो ऑडिट के किसी भी टॉपिक में से कोड ऑफ एथिक्स को हटा देते हैं, कोड ऑफ एथिक्स को हटा के, कोड ऑफ एथिक्स में बाज़ औक़ात वो सिचुएशन ऐसी आती है और डायरेक्टली उस पैराग्राफ पे बेस करी होती है, कोड ऑफ एथिक्स को हटा के। अगर आपका कंसेप्ट ये है ऑडिटिंग के किसी भी एरिया में से वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करें तो आंसर बन जाता है, तो आपने काम करना है, पिछले 8-10 अटैम्प्ट्स के पेपर उठाने हैं, उनमें से देखना है कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसने रिप्रोडक्शन के पूछे हुए हैं। अगर आपको मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा। डिसाइड पास पेपर करेगा ना, मैं डिसाइड करूंगा कि आईकैप एज इट इज क्वेश्चन पूछता है कि नहीं, ना आप करेंगे डिसाइड कौन। अगर पास पेपर में उसने क्वेश्चन टेस्ट किए हुए हैं पिछले रिसेंट अटेम्प्ट में, 2011, 12, 13, 14 की बात नहीं कर रहा, उस वक्त स्टार्ट था, उस वक्त कुछ थे, उसी वक्त का ये कंसेप्ट बिल्ड हुआ हुआ असल में जब वो टेस्ट करता। लेटेस्ट पेपर्स में से आप मुझे कोई क्वेश्चन दिखा दीजिए तो फिर मैं मान लूंगा कि ठीक है कॉपी पेस्ट भी कर सकते। लेकिन इवन फर्ज कीजिए अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर ऐसा होता भी है ना, तो याद रखिए आईकैप ये कहता है, इवन कैफ लेवल पे ये कहता है, उसकी एक वो उसने गाइडेंस इशू की थी कि प्रोफेशनल लेवल के एग्जामिनेशन में कभी भी जो रट्टा होता है रिक्वायर्ड नहीं होता, ना ही हम इनकरेज करते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं हमारा स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज में लिखे, ठीक है। तो स्टिल, लेकिन बहरहाल अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे जरूर दिखाइएगा। आगे चल, तो कंसेप्ट, इस सारी डिस्कशन के बाद हम किस नतीजे पे पहुंचे? कंसेप्ट ज्यादा अहम है, स्टैंडर्ड की रीडिंग ऑप्शनल है, करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें ना करें। इंशाल्लाह आपको नोट्स में पूरे कंसेप्ट मिलेंगे जिनकी बेस के ऊपर जो पास पेपर सॉल्व होंगे और पास पेपर की चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, स्टैंडर्ड को रीड करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात, ज़रूर रीड कीजिए, ठीक है। उसमें मैं जहाँ तक हो सका हाईलाइटेड स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन रीडिंग का मकसद क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना, कंप्लीटनेस इंश्योर करना कि सारे कंसेप्ट कवर हो गए हैं कि नहीं। ये इस माइंडसेट के साथ नहीं जाना कि कॉपी पेस्ट, क्योंकि ये माइंडसेट आपको रिलैक्स कर देता है कि अच्छा चले ये टॉपिक इधर आ गया ना, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा समझने की, अगर आया तो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, हाँ वो हाँ कर देंगे। आपने पढ़ना है, उसको समझना है, ठीक है। चलिए, अब है ये नोट्स। अच्छा, आज चूँकि हमारी क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई थी, किस वजह से लेट हुई थी? बारिश की वजह से। मैंने कहा तकरीबन
आधे घंटे। तो मेरा टारगेट तो था कि ISA 200 जो है ये आपको कंप्लीट कर दूं, लेकिन कुछ लेट होने की वजह से अब ये कंप्लीट नहीं होगा। ठीक, तो कुछ चीज़ें मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं, आप उनको पढ़ के आएँ। आप में से किसी स्टूडेंट ने वो कैफेट बुक में से मटेरियल पढ़ा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कल? चलें ठीक, कोई बात नहीं। अब बुक आपके साथ सॉफ्ट फॉर्म में शेयर कर दी है कैफेट की, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आज LMS के ऊपर भी मैं अपलोड कर दूंगा। कल आपने वो चीज़ें पढ़ के आनी है, ठीक है? वो चीज़ें इस स्टैंडर्ड के लिए ज़रूरी हैं। ये हैं जी कुछ डेफिनेशंस। ये वो डेफिनेशन नहीं है जो स्टैंडर्ड ने दी है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने। वो डेफिनेशन, एक डेफिनेशन समझने बैठेंगे ना, उन अल्फाज के साथ जो उसने यूज़ किए हैं, वो 10-12 मिनट ले जाएगी एक डेफिनेशन। उन डेफिनेशन का जो की पॉइंट, की कंसेप्ट है ना, वो निकाल के समराइज्ड फॉर्म में आपके सामने रख दिया। ठीक है, आपने स्टेप नंबर 1 इन डेफिनेशंस को पढ़ना है। पहले आज की आपकी होम असाइनमेंट, समझ लीजिए लेक्चर हमारा अब कंप्लीट होने वाला है। ये मैं नहीं पढ़ा रहा आज, ये मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगा, कल इसको कंक्लूड करेंगे, कल के लिए रखा है मैंने। पहली चीज़, जो मटेरियल आपको कैफेट लेवल का हाईलाइट करवाया ग्रुप के अंदर, आपने वो रीड करना है। दूसरी चीज़, ये डेफिनेशंस पढ़नी है, ठीक है? ये, और सिर्फ समझना, याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझ लग जाए काफ़ी है। वैसे 2-2, 4-4 अल्फाज हैं, वैसे याद हो जाएंगे आपको पढ़ेंगे तो, बस इतना काफ़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपने। ये सारी चीज़ें फिर मैं कल आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब एक चीज़ और सुन लें जो कि इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर? लेक्चर हमारा समझ लीजिए ख़त्म हो चुका है। लेक्चर के हवाले से कोई सवाल पूछना हो पूछ लें। कोई क्वेश्चन? जी जी। ऑडिट स्टैंडर्ड्स लेके जाने की कोई ज़रूरत क्या है? मतलब अगर क्योंकि हमने अपने कंसेप्ट्स को लिखना है, तो फिर तो अपने कंसेप्ट्स को लिखना, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ले जाने की ज़रूरत क्या है? मैं अगर पेपर देने जाता, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड साथ लेके ना जाता। ये असल में स्टूडेंट इस वजह से लेके जाते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि एक चीज़ साथ हो ना, हेल्पिंग हैंड साथ हो ना, चाहे आप उसको यूज़ ना भी करें, तसल्ली होती है। और अगर ना हो तो ना कहे यार आ ना जाए, कोई ऐसा हो ना, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हो तो कुछ नहीं, इसलिए साथ ले जाएं। क्योंकि एग्जाम में कहिए ना आप अंडर प्रेशर आ जाए, कोई साथ के वाला स्टैंडर्ड देख रहा हूँ आपको, यार मेरे पास है ही नहीं, लगता है कोई किसी क्वेश्चन में यूज़, तो साथ ले जाना बेहतर है, साइकोलॉजिकली थोड़ा कंफर्ट फील करेंगे आप। वरना इसकी यूटिलिटी करंट एग्जामिनेशन स्टाइल के मुताबिक इसकी यूटिलिटी नहीं है। ठीक है, अब मैं वैसे अकाउंटिंग का टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं वैसे आपसे पूछता हूँ, लेटेस्ट जो स्टाइल है, ख़ास तौर पे C-FAB का आपने चलिए पेपर नहीं दिया होगा, कैफ लेवल के FR2 का पेपर ओपन बुक होता था, उसमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो डेफिनेशन वाला नहीं होता था, रट्टे वाला नहीं, कुछ तो होता है ना डेफिनेशन डिस्क्लोजर देते हैं, वो तो निकल जाते हैं, मैच हो जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में किसी में स्टैंडर्ड खुलता था या ज़रूरत नहीं, बल्कि वो टाइम वेस्ट करता था। यहाँ पे अगर हमारे पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा होता ना डेफिनेशन वाला, जैसे कैफ में पूछता था, मैं आपसे कहता लाजमी लेके जाएं, लेकिन पेपर उठा के देख लें, वो केस स्टडी ही पूछता है। ठीक है, और केस स्टडी में स्टैंडर्ड कंसेप्ट वही होंगे, लेकिन वो जितनी देर में आपने उस कंसेप्ट तक पहुंचना है ना, उसका टाइम क्वेश्चन का पूरा हो जाना है, वो टाइम खाता है। ठीक है, तो इसीलिए कंसेप्ट जो चीज़ भी है ना, वो आपके इन शॉर्ट स्टैंडर्ड में नहीं होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए। सिंपल मेरी रिक्वायरमेंट है ये। स्टैंडर्ड में जो चीज़ उसने 20 लाइनों में लिखी है, वो 2 लाइनों में आपका दिमाग रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो, ये काफ़ी है। ठीक है, क्लियर? और कोई क्वेश्चन? ये नोट्स हर स्टैंडर्ड के आपको एक एक करके मिलेंगे। मैं कोशिश तो करता हूँ कि इकट्ठा हो जाए, वो अभी तक हो नहीं पाया। ठीक है, बुक की फॉर्म में हैं, अभी मेरे पास सारे हैं, लेकिन मैं उनको रिवाइज करना चाहता हूँ। कुछ स्टैंडर्ड का फॉर्मेट रिवाइज है, कुछ का नहीं। जैसे इस नोट्स को देखिए, इसमें एक बड़ा मसला क्या है, बताएं क्या बड़ा मसला है इसमें? इस नोट्स में एक बड़ा मसला क्या है, इस पेज को देख के बताएं। कंसेप्ट्स का रेफरेंस नहीं दिया हुआ। ओवरऑल ये सारे कंसेप्ट ISA 200 में हैं, आप पूरा ये नोट्स पढ़ लें, फिर उसके बाद पूरा स्टैंडर्ड पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कंसेप्ट उधर के डिस्कस हुए। लेकिन अगर कंसेप्ट टू कंसेप्ट मैच करना चाहें, कंसेप्ट टू कंसेप्ट चलना चाहे,
स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड चलेंगे वो मैच हो जाएगा, कंसेप्ट टू कंसेप्ट मैच नहीं होगा। जैसे अगर ये चीज़ें जो मैंने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में लिखी है, ये स्टैंडर्ड IAC 200 में तो किस पैराग्राफ में ये नहीं लिखा, तो मेरी बेसिकली तसल्ली नहीं होती जब तक वो काम सबका पूरा ना हो। मतलब कुछ स्टैंडर्ड में ऐसे या कुछ में नहीं है, तो जिनमें नहीं है वो फिर मैंने करना है। अब बुक में तो ऐसा नहीं चलता ना, नोट्स में तो ऐसा चल जाता है, नोट्स में ऊंच नीच भी हो तो चल जाता है, क्लास में ही है। बुक की बड़ी जिम्मेदारी होती है, बुक में एक एक चीज़ जो है ना वो एक लफ्ज़ भी गलत हो जाए ना, कंसेप्ट गलत हो जाए, तो कहने वाले कह सकते हैं सर सही नहीं पढ़ाते, कंसेप्ट गलत है सर, ये देखो गलत लिखा हो। ताकि इंसान हूँ मैं, गलती हो सकती है, होती भी होगी, हर दफ़ा होती भी है बल्कि, ठीक है, लेकिन बाद में उसको कोशिश करते हैं ठीक भी हो जाए। तो इसलिए बुक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल ज़्यादा होता है, उसमें उसका क्वालिटी लेवल भी ज़्यादा होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो वो मैं कोशिश करूँगा साथ साथ आपको बुक लेवल पे ही जो नोट्स होंगे वो तैयार करके शेयर कर दूँ, लेकिन दरमियान में कहीं जाके फाइनल हो जाए तो हो जाए, अभी फ़िलहाल फाइनल फॉर्म में नहीं। हाँ, वो नोट्स वगैरह अगर आपके पास लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं लिए हुए तो ना लीजिए। जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ना, आप वही लीजिएगा। लेकिन अगर आपने ले ली है तो अच्छी बात है, उसको रखें, कंसेप्ट्स तो वही हैं। मैं थोड़ा बहुत कुछ उनको रिफाइन ही करना होगा, बेसिक कंसेप्ट्स वही हैं। असल चीज़ जो होगी वो ये कि जो आपको LMS के ऊपर टेस्ट दिए गए हैं डेली या हर लेक्चर के जो है हर स्टैंडर्ड के, उनमें आपकी परफॉर्मेंस क्या है। पढ़े जहाँ से मर्जी, पुराने नोट से पढ़े, नए से पढ़े, ICAP की बुक से पढ़े, स्टैंडर्ड से पढ़े, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज आपकी परफॉर्मेंस से होगी कि आपकी टेस्टिंग परफॉर्मेंस क्या है। एग्ज़ाम लेवल के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं नहीं इन कंसेप्ट्स की बेस पे जो आज है, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और वो चीज़ है प्रोबेबली सबसे अहम, सबसे अहम। आप लोगों ने, हर एक ने, आप में से कितने स्टूडेंट्स ने ChatGPT पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है? 2 स्टूडेंट्स, 3। आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है आज ही, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करना है, इंटीग्रेट कैसे करना है, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसको हम एजुकेशन सेक्टर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इवन अपने हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में इसको यूज़, और इवन आप स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको यूज़ करना आ जाए ना GPT, मेरे से ज़्यादा अच्छा ऑडिट सिखा सकता है आपको, मेरे से ज़्यादा अच्छा ऑडिट सिखा सकता है अगर आपको यूज़ करना आ जाए तो। और मैं चाहता हूँ आपको यूज़ करना आए, ठीक है, कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट कैसे बनेगा ये आपको पता ही होगा। इस वक्त मेरा नेट नहीं कोई चल रहा, ठीक है। गालबन साइट होगी chat.openai.com, chat.openai.com, मेरा ख्याल है यही साइट होगी, वरना सर्च इंजन में आ जाएगा और आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ग्रुप में भी लिंक भेज दूंगा मैं। आपने आज ही अकाउंट बनाना है, क्लियर। उसको यूज़ कैसे करेंगे आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। उसमें डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स होंगे, प्रॉम्प्ट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, वो आपके LMS के ऊपर भी होंगे, लिखा होगा कि ये प्रॉम्प्ट किस पर्पज़ का है और इसको कैसे यूज़ करना है। क्लियर जी। कोई क्वेश्चन लास्ट में? नहीं, चलिए आज का लेक्चर फिर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह हम ISA 200 स्टार्ट करेंगे और कल ही आपकी टेस्टिंग भी होगी, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।